खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शुएब। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खाना काबा अल्लाह का घर है और तौहीद का मरकज़। खाना काबा के दीगर हक़ाइक़ पर हम किसी दूसरी नशिस्त में बात करेंगे, लेकिन आज हम जिस अहम टॉपिक पर बात कर रहे हैं वह है कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी चीज़ गुजर सकती है या नहीं। इस पर बात करना बहुत ही लाजम है, क्योंकि बाज़ दफ़ा सुनी सुनाई बातें रासख हो जाती हैं और मुसलमानों के ईमान का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन जब तहकीक की जाए तो हकीकत कुछ और ही निकलती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरता, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी इजाज़त नहीं देती। क्या इसकी वजह ये है कि अगर खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ गुजरा तो वो जल के राख हो जाएगा, उसमें बैठे हुए मुसाफिर अपनी जान से जाएंगे, या इसके पीछे कोई और वजह है? और उसके साथ ये भी सवाल पैदा होता है, क्या खाना काबा वाकया ही ज़मीन के सेंटर में है? दोस्तों, इस तरह की बातें अवाम में मशहूर की जाती हैं और मशहूर करने वाले बहुत से लोग हैं। ये इंसानों की कम इल्मी और गलतफहमी की वजह से भी है कि कुछ बातें लोगों में आम हो गईं और फिर वो उनके ईमान का हिस्सा बन गईं, किसी ने तहकीक करना भी गवारा ना किया। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किस्से कहानियाँ सुनाते हैं और उसे दीन से जोड़ देते हैं। वो इन किस्से कहानियों से अपने लिए दुनिया का माल तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और लोगों में गलत अकायद भी फैलाते हैं। लेकिन हर मुसलमान जानता है कि कोई भी इंसान जब इस्लाम के रिलेटेड आपको कोई बात बताएगा तो हमें उसकी तहकीक करना है। हमें सुन सुना के उस बात पर अमल नहीं करना, ना ही ईमान का हिस्सा बनाना है, बल्कि कुरान और हदीस हमारे सामने मौजूद है। हमें उसमें से तहकीक करनी है कि क्या वाकई ये बात कुरान और हदीस से साबित है या नहीं। तो आज उसी दावे की तहकीक हम अपने नाजरीन के लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये कि दुनिया फ्लैट नहीं है, हमारी ज़मीन गोल है, बल्कि गोल भी नहीं, बेज़वी है। एग्जैक्ट अंडे की तरह नहीं, लेकिन एग्जैक्ट गोल भी नहीं। तो किसी भी गोल चीज़ का सेंटर नहीं होता। हम किसी भी मुकाम के ऊपर हाथ रखें तो कहेंगे कि ये सेंटर है, तो वही उसका सेंटर होगा। अगर ज़मीन फ्लैट होती तो हम दाएं बाएं से उसके चारों किनारों से उसे माप लेते और उसका सेंटर डिफाइन कर लेते, लेकिन ज़मीन चूंकि गोल है, बेज़वी है, इसलिए इसका सेंटर पॉइंट नहीं ढूंढा जा सकता। उसके अलावा साइंटिस्ट ने मिलकर 1973 में डिजिटल मैप को यूज़ किया और कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट किया। इस कैलकुलेशन के बाद जो ज़मीन का सेंटर दरियाफ्त हुआ, जो जियोग्राफिकल सेंटर ज़मीन का बना, तो ये तुर्की के डिस्ट्रिक्ट के शहर साइफी विलेज के पास था, जो कि गीज़ा से 1800 किलोमीटर दूर है। तो अगर हम दुनिया के मैप को सामने रखें, उसे फ्लैट मान के हम देखें, तो दाएं बाएं आगे पीछे से उसकी हम कैलकुलेशन करें तो हमें यही गांव दुनिया का सेंटर नजर आएगा। तो ये आम फहम बंदा भी समझ सकता है कि यही इलाका दुनिया का सेंटर है। तो फिर क्या वजह है कि खाना काबा की इस जगह को दुनिया का सेंटर कहा जाता है और मुसलमानों में यही बात मशहूर है? तो अगर हम नक्शे को सामने रखें तो हम फिर से यही देखेंगे कि तुर्की और मक्का के इस इलाके में फासला कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर हम कामन दुनिया के सेंटर की बात करें तो यही इलाका है, अरब और तुर्की का इलाका, दुनिया का सेंटर यही बनता है। इसके दाएं तरफ हम देखें तो इंडिया, रशिया, चाइना हमें खुला इलाका मिलता है। इसकी बाईं तरफ देखें तो अफ्रीका और अमेरिका है। इसके ऊपर देखें तो यूरोप हमारे सामने आता है। इसके पीछे देखें अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के इलाके और बड़ा समुद्र हमारे सामने आता है। तो ये इलाका इस्लाम की तबलीग के लिए सबसे बेस्ट था। इसी इलाका को सेंटर बनाकर पूरी दुनिया में इस्लाम की तरवीज की जा सकती थी। और ये इलाका दुनिया के सारे रास्तों के बीच में भी आता है। अगर चाइना और रशिया के लोगों को अमेरिका की तरफ जाना हो, अफ्रीका की तरफ जाना हो, तो वो इसी इलाके से आएंगे। ऑस्ट्रेलिया और दीगर जो ममालिक हैं, अगर उन्हें सफ़र करना हो यूरोप की तरफ, अमेरिका की तरफ, अफ्रीका की तरफ, तो वो इसी रास्ते की तरफ आएंगे। अगर अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोग इंडिया, रशिया, चाइना की तरफ सफ़र करना चाहेंगे तो वो भी इसी रास्ते से आएंगे। इसलिए इस्लाम की तबलीग के लिए ये इलाका सबसे बेस्ट था और असल में इसी वजह से इसे दुनिया का सेंटर कहा गया। और हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी तहजीबें भी इसी इलाका में परवान चढ़ी और अंबिया भी इसी इलाके में सबसे ज़्यादा मबूस हुए। तो इसी वजह से इसे दुनिया का सेंटर कहा जाता है, ना कि खाना काबा का वो पॉइंट, उसे पिन पॉइंट करके हम इसे दुनिया का सेंटर कह सकते हैं। और इसके अलावा हम इसे दुनिया का सेंटर इसलिए भी कह सकते हैं कि सारे दुनिया के मुसलमान इसी एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और अल्लाह के सामने पेश होते हैं। इस वजह से ये दुनिया का सेंटर है। लेकिन अगर ये पिन पॉइंट दुनिया का सेंटर पॉइंट नहीं है तो क्या इससे नौज़बिल्ला हमारा दीन इस्लाम गलत साबित हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। दीन इस्लाम को इन चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस्लामी तालीमात की हक़ानियत इन चीज़ से मावरा है। तो खाना काबा के ऊपर से जहाज़ क्यों नहीं गुजरते? इसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने इस बात को सख्ती से मना किया है कि कोई भी जहाज़ खाना काबा के ऊपर से नहीं गुजरेगा। इसी पाबंदी की वजह से खाना काबा के ऊपर से कोई भी जहाज़ नहीं गुजरता।
اب جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جہاز کو سب سے پہلے ریاض لایا جاتا ہے اور وہاں سے حاجیوں کو بسوں میں بھر کر مکہ مکرمہ لے جایا جاتا ہے۔ اس پابندی کی مین وجہ تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی بھی نان مسلم داخل نہیں ہو سکتا اور جہاز کے عملہ میں نان مسلم کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے سعودی حکومت نے کسی بھی جہاز کو مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا اور یہ اب قانون بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دنیا میں اور بھی دیگر مقامات دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاز اوپر سے نہیں گزر سکتے۔ ہم آئل ریفائنری کی بات کریں تو وہ تو مقدس مقام نہیں ہے، اس کے اوپر سے بھی کوئی بھی جہاز نہیں گزر سکتا، اور سچ میں اگر وہاں سے گزرے گا تو کسی حادثہ کی صورت میں وہ جل کر راکھ بھی ہو جائے گا اور اس پورے علاقہ میں ایک بہت بڑا دھماکہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسے مقامات ہیں جہاں جہاز نہیں جا سکتے۔ اب اگر ہم دیگر پاسبلٹیز کی بات کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جہاز مکہ مکرمہ میں آئے اس میں کوئی ٹیررسٹ آ جائیں اور وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا دیں۔ یہ ٹیررسٹ اس جہاز کو ہائی جیک کر کے اسے خانہ کعبہ کے اندر گرا کر خانہ کعبہ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور ایسا ہم دیکھ بھی چکے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں، لوگ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے، اور ان حالات میں اگر جہاز مکہ مکرمہ میں آنا شروع ہو جائیں تو ٹیررسٹ کے لیے جانا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے سعودی گورنمنٹ نے پوری دنیا کو وارن کیا ہوا ہے کہ اس علاقہ میں اگر کوئی بھی جہاز اڑتا ہوا دیکھا گیا تو ہم اسے میزائل مار کر اڑا دیں گے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مقدس اور عبادت گاہ کی جگہ ہے۔ اگر دوران عبادت وہاں سے کوئی جہاز گزرے گا تو لوگوں کی عبادت میں خلل پیدا ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ماضی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ اوپر سے کوئی جہاز گزرا اور حاجیوں نے دیکھا کہ وہ جہاز راکھ بن کر گر گیا، اس جہاز کو آگ لگ گئی ہو اور وہ جل کر نیچے گر گیا ہو؟ تو ایسا واقعہ کبھی بھی نوٹ نہیں کیا گیا، نہ ہی کبھی دیکھا گیا، کیونکہ جہاز اوپر سے گزرا اور اسے آگ لگ گئی اور وہ نیچے گر گیا، اور نہ ہی کسی پرندے کو جلتا ہوا دیکھا گیا۔ جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ بلیاں کبوتر وہاں آزاد گھوم رہے ہوتے ہیں، اور کبوتر خانہ کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں بھی وہاں لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں صفائی کا عملہ ان پرندوں کے پھیلائے گئے گند کو بھی صاف کرتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، اس ساری ڈسکشن سے ہم یہ نتیجہ خود کرتے ہیں، یہ مسئلہ کوئی سپر نیچرل پاور کا نہیں ہے، بلکہ یہ انتظامی مسئلہ ہے۔ یہ حکمت عملی ہے تاکہ کسی ناخوشگوار واقعہ کو روکا جا سکے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔